जीवन के कठोर अनुभवों ने उन्हें भावी मिशन के लिए तथा संकटों से जूझने के लिए तैयार कर दिया। देहाती स्त्रियों की दमन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए रमाबाई ने तब रानाडे तथा भंडारक जैसे नेताओं की सहायता से मई 1882 में पूना में एक महिलाओं का समाज स्थापित किया, जिसे आर्य महिला समाज के नाम से जाना गया, जो कि पहला भारतीय महिला संगठन था जिसका ध्येय देहाती स्त्रियों में शिक्षा का विकास करना तथा बाल विवाह को रोकना था। तब उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के हर शहर में जाकर इस समाज की शाखाएं खोली तथा लोगों को जागरूक किया। सितंबर 1882 में जब ब्रिटिश शिक्षा आयोग को पूना में शैक्षिक संस्थानों की जांच के लिए आया, तो उनके संस्थान में उच्च जातीय महिलाएं अपने बच्चों के साथ शिक्षा पा रही थी, जो हंटर शिक्षा आयोग के स्वागत के लिए टाउन हॉल में खड़ी थी। हंटर शिक्षा आयोग 1882 ब्रिटिश भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा एवं सुधार हेतु लॉर्ड रिपन द्वारा गठित आयोग था, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। जबकि नगर निगम इन महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। यह देखकर शिक्षा आयोग को अपार खुशी हुई, क्योंकि मराठी प्रांत में उत्तम परिवारों द्वारा एक वास्तविक आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। निश्चितः पंडिता रमाबाई एक प्रभावशाली वक्ता थी। रमाबाई ने सचमुच उसे समय अपनी वीरता तथा चरित्र का प्रमाण दिया था। उन्होंने स्त्रियों को मेडिकल तथा पैरामेडिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया। हंटर रमाबाई की यथार्थवादी सोच से काफी प्रभावित हुए। उसे समय पर आयोग ने समक्ष रमाबाई ने जो ब्यौरा सुझाव के तौर पर ब्रिटेन की रानी के समक्ष रखा, उससे वे काफी प्रभावित हुई। सुझाव यह था कि उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में नागरिकों की देखभाल के लिए कुछ डॉक्टर भी नियुक्त किए थे, जो अधिकतर पुरुष थे, जिनके समक्ष ग्रामीण महिलाएं अपनी परेशानी बताने में हिचकिचाती थी। तब रमाबाई के संगठन द्वारा वह सुझाव दिया गया कि हिंदू सामाजिक ढांचे के दबाव में पुरुष डॉक्टरों को पूरी जानकारी न देने के कारण महिलाएं अकाल मृत्यु हो जाती है, इसलिए संपूर्ण देश में महिला डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। तब यह सुझाव ब्रिटेन की रानी को काफी अच्छा लगा। कुछ ही समय में इस आंदोलन का विचार भारत की महिलाओं को त्रि मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय एसोसिएशन तक पहुंच गया, जो कि डफरीन की बेगम के आंदोलन के नाम से जाना गया। इस एसोसिएशन की अध्यक्षा भारत के वायसराय डफरीन की पत्नी थी। रमाबाई को अब महसूस हुआ कि महिलाओं को शिक्षा देने की राह में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वयं इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके लिए वे इंग्लैंड चली गई। जब वे इंग्लैंड गई तो वेंटेज में सेंट मेरी हम की सिस्टरों ने उनका खूब स्वागत किया, जहां पर वह ईसाई धर्म से काफी प्रभावित हुई। वहां सेंट मेरी हम की सिस्टर्स ने उनकी हर संभव मदद की। सिस्टर गेराल्डाइन से रमाबाई का ऐसा रिश्ता बना कि मरते दम तक कायम रहा। वे रमाबाई की आध्यात्मिक माता बनी, जिन्हें मनोरमा अजीबाई कहकर पुकारती थी। जब वह लंदन गई तो उन्होंने वहां के महिला मुक्ति घर, रेस्क्यू होम को देखा, जिन्हें सिस्टर्स होम कहा जाता था। इन मुक्ति घरों ने रमाबाई के मन में भारतीय महिलाओं की सहायता करने की कसक पैदा कर दी। इस समय रमाबाई का समय एक आध्यात्मिक लड़ाई से गुजर रहा था और उनका हिंदू धर्म से रहा सहा विश्वास भी टूट रहा था। ईसाई धर्म के अध्ययन तक ईसाई मिशनरियों द्वारा महिलाओं के लिए मुक्ति घरों की स्थापना ने उन्हें ईसाईयत की ओर खींचा। जीसस क्राइस्ट की प्रेम, दया तथा समानता की शिक्षा से वे काफी प्रभावित हुई। इस प्रकार 29 सितंबर 1883 को रमाबाई तथा उनकी बेटी मनोरमा ने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपना लिया तथा वे इंग्लैंड के चर्च में दीक्षा गुरु बाप्टिस्ट बन गई।
तब उन्हें मैरी रमाबाई तथा मनोरमा मैरी नाम दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं को शिक्षा के क्षेत्र में सौंप दिया। वेंटेज में पहला वर्ष इंग्लिश भाषा के अध्ययन में व्यतीत हुआ, जिससे वह बिल्कुल अनजान थी। फिर सितंबर 1884 में उन्होंने चेल्टनहैम में एक महिला कॉलेज में प्रवेश किया, जहां वे संस्कृत की प्रोफेसर बनकर गई। उनका समय कॉलेज की छात्रों के साथ साथ गणित, प्राकृतिक विज्ञान तथा इंग्लिश साहित्य के अध्ययन में व्यतीत होने लगा। चेल्टनहैम कॉलेज में उनके व्यक्तित्व का उत्तम प्रभाव वहां की कुलीन ईसाई महिलाओं पर पड़ा, जिनसे वे जुड़ी थी। उसने काफी जल्द ही अपने अध्ययन में प्रगति की। जब वे भारत वापस लौटी तो उन्होंने नए ईसाई आदर्शों को प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ शामिल करने की कोशिश की तथा भारतीय परिवर्तन में इसके सम्मिश्रण का प्रयोग किया। उसके उपरांत 1886 में रमाबाई अपनी चचेरी बहन आनंदीबाई जोशी के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के लिए अमेरिका में फिलाडेल्फिया चली गई, जहां आनंदीबाई को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में डिग्री मिली और वह पहली भारतीय महिला फिजिशियन बनी। रमाबाई ने अमेरिका का खूब भ्रमण किया। अमेरिका में उनके द्वारा किया गया कार्य हर रोज समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में छपने लगा। शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड वापस लौटने का सोचा ताकि वह अपने अध्ययन में फिर से जुड़ सके, लेकिन अमेरिकन संस्थाओं की समझदारी जल्द ही प्रकट हो गई, इसलिए उन्होंने वहां रहना निश्चित किया, क्योंकि रमाबाई ने पाया कि इंग्लैंड और अमेरिका के माहौल में काफी अंतर है। यहाँ चर्च और मिशनरी भी इंग्लैंड की तुलना में ज्यादा खुले हैं। यद्यपि वह वहां पश्चिमी स्त्रियों के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन उनकी साधना फिर भी यही कि अपने देश की देहाती स्त्रियों के लिए कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए। जब उनका संबंध सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ा, जिसमें कि लड़का एवं लड़की दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते थे, तो उन्हें भी यही ख्याल आया कि अपने देश में भी स्त्री तथा पुरुष दोनों को संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए तथा ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाए जिसमें ऐसी योजनाएं हो जहां भारत के सरकारी हाई स्कूलों तथा कॉलेज में कुछ स्त्रियों को उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने अपने देश के ऐसे स्कूलों के बारे में सोचा जिनकी स्थापना भारतीय स्त्रियां करें। अमेरिका में रमाबाई फिलाडेल्फिया में स्थित अपने निवास स्थान पर मिस अन्ना हालोवेल से मिली, जो शहर की सब प्राइमरी स्कूल सोसाइटी बाल विहार में काफी मानी जानी हस्ती थी। उन्होंने रमाबाई को बाल विहार संचालन की पद्धतियां बताई तथा कुछ सिद्धांत भी बताए जिन पर वह व्यवस्था आधारित थी। उन्हें अमेरिकी किंडरगार्टन, बाल विहार की बनावट और शिक्षा सिद्धांतों को जानने का अनमोल मौका मिला। किंडरगार्टन चलाने वाले महान शिक्षकों के निर्देशन में बच्चों को पढ़ाने की पद्धति सीखी। शिक्षिकाओं के ट्रेनिंग कॉलेज में कुछ महीनों का कोर्स भी किया। रमाबाई को फ्रोबेल शिक्षा पद्धति पसंद आई। उन्होंने तय किया कि पूना में बाल विधवाओं को आश्रम में रखकर किंडरगार्टन क्लास से पढ़ाई शुरू करेंगे। अमेरिका में रहते हुए अब हिंदू विधवाओं के लिए आश्रम का नक्शा रमाबाई के दिमाग में साफ हो चला था। यह एक ऐसा आश्रम होगा जहां वह निर्भय रूप से रह सकें और खानपान, रहन सहन में जातिगत नियमों का पालन करने की आजादी हो। उन्हें शिक्षिका, आया, नर्स आदि की ट्रेनिंग दी जाए। टाइपिंग से लेकर सिलाई कढ़ाई हर तरह के हुनर सिखाए जाए ताकि अपनी आजीविका के लिए उन्हें किसी का मोहताज न होना पड़े। विदेशी और पढ़ी लिखी स्त्रियां उनका मार्गदर्शन करें और सहायता। इससे यह होगा कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का मेला होगा और दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलेगा। मई 1887 में बास्टन में एक सभा में रमाबाई एसोसिएशन इसी मिशन को लेकर बना। यह एक आम सभा थी जिसमें विभिन्न ईसाई पंथों के लोग मौजूद थे। अपनी धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवता के नाम पर उन्होंने भारतीय स्त्रियों की मदद करने का निश्चय किया। विधवा आश्रम खोलने की योजना को किस तरह पूरा करना है, इसके लिए एक तदर्थ समिति बनी।
13 दिसंबर 1887 का दिन रमाबाई के लिए सपनों के पूरे होने जैसा दिन था। रमाबाई एसोसिएशन ने तय किया कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोला जाए, जिसे आगामी 10 सालों तक आर्थिक मदद की जाएगी। इस स्कूल में न हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी न ही ईसाई धर्म की। स्कूल के पुस्तकालय में वेद और बाइबल अलग बगल में रहेंगे और सबके लिए उपलब्ध होंगे। जातिगत नियमों का पालन करने की व्यक्तिगत स्तर पर छूट होगी, पर किसी भी तरह का सार्वजनिक धार्मिक समारोह नहीं होगा। अमेरिका प्रवास के दौरान रमाबाई निरंतर व्यस्त रहती, फिर भी मनोरमा, सिस्टर्स आदि के पात्रों के माध्यम से संपर्क बनाए रखती। उन्होंने संयुक्त राज्य तथा कनाडा के विभिन्न स्थानों पर अनुदान के लिए कई दानी संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों से संपर्क किया, जिससे कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए $30,000 अर्जित कर लिए। 1889 में उनके बम्बई वापस आने पर उच्च जाति की विधवाओं को आश्रय देने के लिए रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की। इसकी शुरुआत भी उन्होंने रानाडे, भंडारकर तथा अन्यों की सहायता से की थी। जबकि धर्मांतरण की वजह से बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य हिंदू नेताओं की संस्थाओं द्वारा उनके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुए। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए जा रहे अखबार केसरी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि इस सदन के द्वारा हिंदू स्त्रियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी कारण रमाबाई ने स्कूल बम्बई से पूना में स्थापित कर लिया, जहां पर वह दिन हीन महिलाओं को भोजन तथा कपड़े प्रदान करती थी तथा उनको कार्य भी प्रदान करती थी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। सन 1900 में शारदा सदन में लगभग 80 महिलाएं थीं जो प्रशिक्षण ले रही थी, परंतु इसकी आलोचना के कारण रानाडे तथा भंडारकर जैसे उदारवादी नेताओं ने सदन का परित्याग कर दिया, जबकि ज्योतिबा फूले जैसे महान सुधारकों द्वारा इस कार्यवाही की काफी प्रशंसा की गई, क्योंकि वह स्वयं जाति तोड़कर तथा महिला उद्धारक सत्य शोधक समाज को संचालित कर रहे थे। इसके बाद वे पूना के पास कोडगांव रहने लगी, जहां उन्होंने मुक्ति सदन स्थापित किया, जो मुक्ति मिशन के नाम से चर्चित हुआ। इस संस्था ने तीव्र गति से उन्नति प्राप्त की। इससे वर्ष 1900 में ही लगभग 2000 बच्चों तथा आत्मनिर्भरता के लिए उत्सुक महिलाओं ने ट्रेनिंग करने वाले प्रभाग में, विभिन्न प्रभागों के शिक्षिका तथा औद्योगिक प्रभागों में महिलाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनने के लिए दाखिल लिया। विदेशी राष्ट्र भी इस संस्था को काफी सम्मानीय नजरों से देखते थे तथा रमाबाई की अमेरिकन कमेटी द्वारा मुक्ति सदन के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाता था। मार्च 1898 में रमाबाई एसोसिएशन के 10 साल पूरे हो रहे थे। उसके पुनर्गठन के लिए रमाबाई को अमेरिका बुलाया गया। वे इंग्लैंड होती हुई अमेरिका गई। अमेरिकी दोस्तों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नई समिति बनी और उसने शारदा सदन एवं मुक्ति मिशन को सहयोग देने का निर्णय दिया। अमेरिका से लौटकर आने के बाद मिस्टर और मिसेस नार्टन, मिसेस बोकर, मिस एडमोंड्स आदि भी रमाबाई के साथ जुड़ गए थे। योजनानुसार पथभ्रष्ट स्त्रियों के लिए एक उद्धार गृह शुरू किया, जिसका नाम रखा कृपा सदन। यह करीब 22 एकड़ जमीन में खोला गया। सड़क के दूसरी ओर मुक्ति मिशन था। कृपा सदन की शुरुआत 6 लड़कियों से हुई और 3 साल के भीतर उनकी संख्या 300 हो गई। कृपा सदन की बगल में एक मातृगृह बनाया गया। मुक्ति प्रेयर बेल पत्रिका का नियमित प्रकाशन शुरू करके उन्होंने ईसाई धर्म के गूढ़ सिद्धांतों पर वैचारिक बहस छेड़ने की कोशिश की। इसमें मुक्ति मिशन के कामों के बारे में जानकारी दी जाती थी। इसकी टाइपसेटिंग से लेकर छपाई तक का काम लड़कियां खुद करती थी। इसी बीच मनोरमा भी जीजान से शारदा सदन और अन्य कार्यों में जुटी हुई थी। अंधे बच्चों को पढ़ने, सिल्क उद्योग चलाने से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आदि में मुक्ति मिशन के प्रचार प्रसार का काम उसने सफलतापूर्वक संपन्न किया।
कड़ी मेहनत और कमजोर स्वास्थ्य ने मनोरमा के शरीर को जर्जर बना दिया और लंबी बीमारी के बाद वह 24 जुलाई 1921 को अपनी मां रमाबाई की आंखों के सामने चल बसी। अपनी बेटी की मृत्यु के बाद रमाबाई निरंतर अपनी काम में लगी रहीं, परंतु वे भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। अपने देश की स्त्रियों को पद्दलित अवस्था से ऊपर उठाकर लाने के प्रयास करते हुए 5 अप्रैल 1922 को 64 वर्ष की आयु में रमाबाई की मृत्यु हो गई। उनकी इस समाज सुधारक कार्यवाही से खुश होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें 1919 में उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, जो कि उपनिवेशी शासन में भारतीयों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि थी। इस प्रकार भारत में महिला विकास आंदोलन की राष्ट्रीय प्रतिमा के तौर पर पंडिता रमाबाई सरस्वती को जाना गया। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को पहचानकर भारत सरकार ने उनके नाम पर 26 अक्टूबर 1989 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट प्रकाशित किया। उन्होंने विधवाओं, जमाने की सताई तथा हिंदू धर्म के अनुसार पीड़ित महिलाओं, बाल विधवाओं के उद्धार के लिए कई विख्यात सोसाइटियों तथा संस्थाओं की नींव रखी। कुछ मराठी पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा उनकी मुख्य पुस्तकों में द हाईकास्ट हिंदू वुमेन, रमाबाईज बाइबिल, जो कि उनके ईसाई धर्म को अपनाने की दास्तान है, आदि है।